नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, आ गए हैं हम। करण जी, हीरालाल जी, वीके मीना जी, कुशल जी, अजय जी, कृष्णा जी, ममता जी, आ जाइए सब लोग। कुशल जी, राजेंद्र कुमार जी, शिवराम जी, हीरालाल जी, वीके मीना जी, ममता जी, गुड मॉर्निंग सबको, प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आप लोग सब अपनी तैयारी को अच्छा कीजिएगा। बहुत ही शानदार तैयारी के साथ अपने को जीवन में आगे बढ़ना है और एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक इसी प्रकार आपकी तैयारी चल रही है और सब अच्छे से आप लोग तैयारी करते जा रहे हो, मुझे मालूम है इस बात का। और जिस प्रकार आप हमेशा सवालों के जवाब देते हो वो उम्दा है आपके लिए। आप सभी प्रकार की जो पीडीएफ इस क्लास की है वो टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इस क्लास की गरिमा का पूरा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं जो इस क्लास में नहीं करने चाहिए, वो लोग आज ध्यान रखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इस क्लास में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आज 3 सितंबर की तारीख है। 3 सितंबर में इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है जो बात करने योग्य हो, लेकिन फिर भी 2 बातें अपन करते हैं आज। ठीक है, ऐसा कुछ भी 3 सितंबर के दिन घटित नहीं हुआ जो ज़्यादा बड़ी घटनाएं हैं। एक तो 1617 में, बस एक फॉर्मल बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें इतना याद रखना है कि नूरजहां जो थी इतिहास में, जिसका नाम आपने सबने सुना है पिछले ही दिनों, नूरजहां जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता था, मुमताज महल। ठीक है, उस मुमताज महल की जो बेटी थी ना, उस बेटी का नाम था रोशन आरा। क्या नाम था? रोशन आरा। उस रोशन आरा का जन्म आज ही हुआ था प्यारे साथियों। तो आपको जन्म कब हुआ ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये नूरजहां की बेटी थी कौन? रोशन आरा, ये याद रख लीजिएगा, जिसे मुमताज महल के नाम से आप लोग जानते हो। उसका जन्म कब हुआ? 1617 में। इसके अलावा एक घटना आपको बता रहा हूं 923 की। 923 को आज के दिन क्या हुआ सर? एक अपने भारत में तबला वादक है, प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं, प्रसिद्ध तबला वादक जिनका संबंध तबले से है, उनका नाम याद रखिएगा, जिनका मान है किशन महाराज। क्या नाम है? किशन महाराज। उनका भी जन्मदिवस आज ही के दिन आता है। किशन महाराज, उनका जन्मदिन भी आज ही आता है। पिछले दिनों आपको मालूम है इनका देहांत हो चुका, यानी 1923 में तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज जो है उनका जन्म हुआ था 1923 में 3 सितंबर के दिन, लेकिन पीछे इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और एक विश्व इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो विश्व इतिहास में 1943 का जो वर्ष है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो वर्ष है जब मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया था प्यारे साथियों? इटली पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया? इटली पर आक्रमण कर दिया था आज ही के दिन। ठीक है, तो ये इतनी बातें सिर्फ आज के दिन की है। पहली 1617 नूरजहां की बेटी रोशन आरा का जन्म, 1923 तबला वादक किशन महाराज का जन्म, 1943 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों ने इटली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, नमस्कार एबी गुर्जर जी, विष्णु जी, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और आज की शुरुआत करते हैं अपन करंट अफेयर्स की। आप सब लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज के लिए आपका पहला सवाल जो है वो ये वाला है प्यारे साथियों, देखिए क्या है जिस पर अपने को बातचीत करनी है। सवाल यह कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? 2020 का जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 है वो किसे प्रदान किया गया? तो आपको जवाब देना है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, या लक्ष्य इंस्टीट्यूट को, या ONGC को, या उपरोक्त सभी को। इनमें से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया? आपको ये जवाब देना है। राधे राधे, नमस्कार मनोज जी, आइए सब लोग। देखिए, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है। जब भी आप ज्यादातर जगह पढ़ोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और ONGC, इन सब को ही क्या दिया गया है? इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी खेल के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले, खेल के विकास को, खेलों को बढ़ावा देने वाले, जो कॉरपोरेट जगत के, निजी या सार्वजनिक जो भी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं या संस्था है या व्यक्ति है, ठीक है, उन सब को। रणवा जी आपका ये जवाब गलत है, ठीक है ना?
क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं ऑप्शन मैंने अलग दिए हैं, आपने जहां पढ़ा है वहां अलग पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन के साथ साथ ये सारे सही है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, ONGC, ये वे संस्थाएं हैं जो खेल के क्षेत्र में अच्छा काम करती है। खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनको क्या किया गया है, इन सब को ही 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। यानी खेल के क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों के प्रोत्साहन और विकास, खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, आपको एक नाम रट के नहीं बैठना है, भूमिका के लिए जिन लोगों को सबको दिए गए वो सब याद करने हैं। यानी केवल एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड अकेला ये आए, बाकी ये नहीं आए तो ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी दिया गया है ये, तो ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट है और ONGC, उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ याद रखना इसमें कॉरपोरेट जो संस्था है उस संस्थाओं में निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है, ठीक है। और संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों जिन्होंने खेल के विकास में बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम किया है, उन व्यक्ति और संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उसे भी दिया गया है। आगे मैं एक सवाल और लाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है। इसके बारे में मैंने आज आपको 3 नाम याद करवाए, एक एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एक लक्ष्य इंस्टीट्यूट और एक ONGC। इन 3 के नाम याद करो बस आज आप, यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, एक बार आप 3 नाम याद कर लीजिए, और जो भी है नए ऑप्शन के साथ उस सवाल को भी हम लेकर आएंगे। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में, यहां दुर्लभ, एक शब्द जोड़ लेना, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है, दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये है इस सवाल के साथ, ठीक है। ये इसके यहां जोड़ लीजिएगा आप लोग, इसमें ऐड नहीं किया गया। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, किस राज्य में दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं हाल ही में? राजस्थान में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। चोल जो साम्राज्य था ना प्यारे साथियों, उस चोल साम्राज्य से जुड़े हुए तेलुगु भाषा में, किस भाषा में? तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में। और जो रेनाटी चोल साम्राज्य माना जाता है ना, रेनाटी चोल, उस रेनाटी चोल साम्राज्य से जुड़े हुए हाल ही में क्या किए गए हैं, इन दुर्लभ शिलालेखों का उत्खनन किया गया है, या इसे उत्कीर्ण करवाया गया था पहले, लेकिन हाल ही में ये प्राप्त किए गए हैं। तो ये कौन से राज्य में प्राप्त हुए हैं? तेलुगु भाषा में है ये, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ओम प्रकाश, ABCD सारे ही, इसका सही जवाब प्यारे साथियों मैंने तेलुगु भाषा बता दिया, अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखिएगा। तेलुगु भाषा में क्या किया गया है, जो चेनाटी चोल साम्राज्य है, जिसकी जो ईस्वी है वो 500 से लेकर के 1100 ईस्वी मानी जाती है। कितनी? 1100 ईस्वी के बीच यहाँ चोनाटी चोल साम्राज्य ने आंध्र प्रदेश में क्या किया था? राज किया था। उस समय के ये तेलुगु भाषा के जो शिलालेख हैं वो हाल ही में क्या किए गए हैं? प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। और तेलुगु भाषा में अंकित पहला शिलालेख है ये, अंकित पहला शिलालेख है, यानी तेलुगु भाषा में अंकित यह है पहला उत्कीर्ण करवाया गया या अंकित किया गया पहला क्या है? शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा, तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण या अंकित पहला शिलालेख क्या किया गया? प्राप्त किया गया। इनका समय 500 से 1100 ईस्वी के बीच में था, और ये हाल ही में दुर्लभ शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं प्यारे साथियों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है वहां दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तेलुगु भाषा में अंकित या उत्कीर्ण पहले शिलालेख हैं। चेनाटी चोल साम्राज्य जो है, आपने चोल साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, दक्षिणी भारत में 500 से 1100 ईस्वी के बीच इन चोल साम्राज्य का यहां क्या रहा था? शासन रहा था। अब आप देख लीजिएगा किस प्रकार के यहां आपको ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का ये शिलालेख है, इसमें ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में?
तेलुगु भाषा में इसे क्या किया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है। और ये किस राज्य से प्राप्त हुए हैं आपको, ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा सवाल जिस समय आता है तो इस प्रकार की बातें भी आपसे पूछी जा सकती है और पीछे एग्जाम में इस तरीके के सवाल आए हुए हैं प्यारे साथियों। शिलालेख का अभी इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अभी इसकी खोज हुई है, आने वाले समय में इसके बारे में और भी जो घटनाएं होंगी या इनका नामकरण होगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। हाल ही में ये चर्चा में इस वजह से आई प्यारे साथियों कि इस शहर में पिछले दिनों भयंकर बारिश की वजह से जहां ये मम्मी रखी हुई थी वहां पानी भर गया। उस पानी में भराव की वजह से इस को वहां से भी सुरक्षित बचाया गया और अच्छी जगह रखा गया। और ये कितने वर्ष पुरानी है? राजस्थान में 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी है प्यारे साथियों। इस मिस्र की मम्मी का नाम है जो है टूटू। क्या नाम है? टूटू नाम है, ये याद रखिएगा। क्या नाम है? टूटू नाम है, टूटू। और इसे प्यारे साथियों किसने रखवाया था? यहां ईश्वरी सिंह जो है ना, जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह, उन्होंने क्या किया था प्यारे साथियों, इसे 1887 में रखवाया था। इन्हें सर कहां से मिली थी ये मम्मी, या अपने आप बनाई थी? प्यारे साथियों इन्हें काहिरा जो है ना, काहिरा, वहां काहिरा से उपहार में मिली थी। काहिरा से क्या मिली थी? उपहार में प्राप्त हुई थी ये वाली। और ये जो मम्मी है ये इंडो अरबी या गोथिक भी बोलते हैं इसे, इंडो अरबी या गोथिक वास्तुकला में बनाया गया है। किसको? वास्तुकला में बनाया गया है। इसको नहीं मम्मी को, तो किसको सर? यहां जिस जगह रखी हुई है उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। क्या नाम है? अल्बर्ट हॉल। उस अल्बर्ट हॉल को क्या किया गया प्यारे साथियों? इंडो अरबी वास्तुकला में तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ईश्वरी सिंह ने यहां रखवाया। कब रखवाया? 1887 में रखवाया। काहिरा जो है वहां से इसे क्या मिली थी? उपहार में मिली थी। और अल्बर्ट हॉल जहां रखी हुई है वो अरबी या इंडो अरबी वास्तुकला में बनाया गया है। तो आप सबका एकदम सही जवाब आना चाहिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर में। आपने इसकी न्यूज अगर पढ़ी थी न्यूज़पेपर में तो लोग इसे कंधों पर लेकर, यानी जो वहां काम करने वाले कर्मचारी थे वो कंधों पर लेकर इस मम्मी को बरसात के पानी में अपने सर पर रखकर बाहर निकले थे। और उस समय इस मम्मी को दोबारा क्या किया गया? सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और जयपुर का जो ये म्यूजियम है ना प्यारे साथियों, संग्रहालय या म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल में जो म्यूजियम बना गया है, इस म्यूजियम को 1887 में, कब? 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय का दर्जा दिया गया। 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में इसे क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। अब 1887 में इसे सार्वजनिक बना दिया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा भी प्राप्त है। राज्य संग्रहालय का दर्जा भी क्या है प्यारे साथियों? इसे प्राप्त है। ये भी आप याद रखिएगा। सर ये अल्बर्ट हॉल है, इसके बारे में भी कुछ बात बताइए। तो सुनिए, इसका नामकरण 1876 में एडवर्ड किसने किया था? सप्तम में। एडवर्ड सप्तम ने इसका नामकरण किया। कब किया? 1876 में। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए पहले राम सिंह, महाराजा राम सिंह जो थे ना, उन्होंने इसके बारे में ये चर्चा की थी। इन्होंने तो ये मना कर दिया कि इसको क्या नहीं बनाएंगे? म्यूजियम नहीं बनाएंगे। लेकिन किसके प्रयासों से इसे संग्रहालय में तब्दील किया गया? तो वो नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। उनका नाम है माधो सिंह सेकंड। क्या नाम है? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड के प्रयासों से ही इसे क्या किया गया था? संग्रहालय के रूप में तैयार किया गया था। तो राम सिंह और माधो सिंह, राम सिंह जी ने मना किया, लेकिन किसके प्रयासों से बनाया गया? माधो सिंह जी के प्रयासों से। नामकरण अल्बर्ट हॉल किसने किया? तो 1876 में इसका अल्बर्ट हॉल जो नाम है वो एडवर्ड सप्तम ने किया। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी सर डिजाइन किसने तैयार की वो भी बता दो। तो ये अल्बर्ट हॉल है ना प्यारे साथियों, इसका डिजाइनर जो था ना, डिजाइनर बहुत ही बेहतरीन एक मंजिल आपको इसकी दिखाई देगी, यानी इसका डिजाइनर जरूर याद रखिएगा। आप लोगों को याद रखना है सर सैमुअल स्विंटन जेकब, इतना याद रख लो। आपके जेकब नाम आएगा तो आप जेकब सैमुअल इनका नाम है। इसके साथ साथ मीर
तुजुमुल होसेन, इन दोनों व्यक्तियों ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। और ये जो है वो इंडो अरबी जो वास्तुकला है उसमें बनाया गया, इंडो अरबी वास्तुकला में बनाया गया है। सर सैमुअल स्विंटन जैकब और मीर तुजुमुल होसेन जो है, इन दोनों व्यक्तियों ने इसे क्या किया है, तैयार किया है, या इसके डिजाइनर है। तो ये जो मम्मी है ये कहाँ रखी गई है प्यारे साथियों, जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वहां इसे रखा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा जरा आप लोग, डिस्कनेक्ट करो। चलिए, इसके डिजाइनर जो हैं वो सर सैमुअल स्विंटन जैकब और मीर तुजुमुल होसेन हैं, और इसे जयपुर के संबंध में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, ये आप मम्मी देख सकते हो जयपुर के संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है, और 2400 वर्ष इसे क्या मानी गई है, पुरानी मानी गई है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। इसके बाद अल्बर्ट हॉल की भी फोटो आपको दिखा देते हैं। ये अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल है। इस अल्बर्ट हॉल को क्या किया गया है, इंडो अरबी शैली में तैयार किया गया, और राजस्थान की एक बेहतरीन इमारत इसे माना गया है। ये जो ऊपर का भवन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मुख्य संग्रहालय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के समाजों का, वेशभूषाओं का यहां वर्णन किया गया है या दिखाई गई है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का वर्णन यहां किया गया है। लेकिन इसके निचली जो इमारत है, जो अंडरग्राउंड में, उस अंडरग्राउंड में इस मम्मी को क्या किया गया था, रखा गया था, जो बरसात के कारण पूरी की पूरी नीचे वाली जो मंजिल है वो पानी से भर गई, इस वजह से इसे बाहर लाया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए। ये उस समय का नजारा है जब रात्रि के समय यहाँ लाइटिंग हो जाती है, और लाइटिंग के बाद का नजारा आप देख सकते हो। ये अल्बर्ट हॉल आपको कैसा नजर आता है और किस प्रकार का महत्व इस अल्बर्ट हॉल का आप अंदाजा लगा सकते हो। अगला देखिए सवाल आपके लिए क्या है, हाल ही में किसने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं? आरबीआई ने, एनएसओ ने, नीति आयोग ने या एसबीआई ने? हाल ही में किसने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं? तो इसका सही जवाब प्यारे साथियों नीति आयोग नहीं है, एसबीआई नहीं है, आरबीआई नहीं है, इसका सही जवाब है एनएसओ। एनएसओ ही वित्तीय वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उनको जारी करने का काम करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो संगठन है, वो सांख्यिकी संगठन ही क्या करता है प्यारे साथियों, इस प्रकार के वित्तीय आंकड़ों को जारी करने का काम करता है। ठीक है, तो बताइए जरा आगे देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो संगठन है वो इस प्रकार के आंकड़े जारी करते हैं। तो इसने हाल ही में क्या आंकड़े जारी किए वो सुनिए। भारत की जो इस तिमाही में जीडीपी है उसमें 23.9% की क्या दर्ज की गई है प्यारे साथियों, कमी दर्ज की गई है, यानी -23.9% का मतलब हो गया हमारी जीडीपी में इस तिमाही में इतने की क्या हुई है, कमी हुई है। यानी ये भयंकर कमी मानी जा सकती है प्यारे साथियों, आप इतना अंदाजा इसके बारे में लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे की बात अपन और करते हैं। यहां 23.9% है, इसके साथ साथ जीडीपी जो है उस जीडीपी को क्या कहा जाएगा सर, इसे कहा जाएगा आप लोगों का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद इसे कहा जाता है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये जीडीपी होती है। जीडीपी सर क्या कहलाती है, तो ये सुनिएगा जरा, ये किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित जो आय होती है या व्यक्ति या सेवा जो होती है उसको जीडीपी कहा जाता है। यानी एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा में, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, किसी देश की भौगोलिक जो सीमा होती है उस भौगोलिक सीमा में, ठीक है, भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं
सेवाओं को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? जीडीपी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की एक अवधारणा है, यह ध्यान रखिएगा। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा, मैंने एक शब्द साफ लिख रखा है, जैसे ये आपका भारत है तो इस भारत की भौगोलिक सीमा में ही सारे काम होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए। नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ भौगोलिक सीमा से है, यानी इसमें नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे? भौगोलिक सीमा में। इस जैसे ये भारत है तो भारत में से अमेरिका का आदमी आकर कोई व्यापार करे या भारतीय कोई व्यापार करे, दोनों से जो आय प्राप्त होती है वो किस में ऐड होती है? जीडीपी में। लेकिन भारत की इस भौगोलिक सीमा के बाहर अगर कहीं भी कोई भी व्यापार या आय चाहे भारतीय करे चाहे दूसरा करे, वो इसकी जीडीपी में ऐड नहीं होगी। इस बात का आप ख्याल रखें। तो जीडीपी का मतलब नागरिकता से नहीं है या नागरिकों से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब किससे है? देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तु एवं सेवा है, उन वस्तु एवं सेवाओं को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? जीडीपी कहा जाता है। ये किसी देश की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। क्या होता है? आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। और इसके आंकड़े हाल ही में किसने जारी किए हैं? एनएसओ ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसके आंकड़ों को क्या किया? जारी किया, जिसमें भारत की इस तिमाही में जो जीडीपी है उसमें -23.9% कमी बताई गई। यानी कमी कितनी? 23.9%। ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, इससे पहले इतना गिरावट कभी जीडीपी में नहीं आई है। इसके संबंध में एक दो बातें मैं आपसे और करना चाह रहा हूं। जीडीपी के संबंध में आप लोग ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक सीमा से मतलब है, नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति का आधार है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना में यह अवधारणा आती है। राष्ट्रीय आय की जब अपन गणना करते हैं ना, उस राष्ट्रीय आय की गणना में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब के सब जो हैं इनका महत्व होता है। तो अपने को देखना, एक तो इसमें होती है राष्ट्रीय आय की गणना की अवधारणा में, एक तो होती है जीडीपी, एक होती है जीएनपी, एक होती है प्यारे साथियों एनएनपी, और एक होती है प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। एक होती है एनडीपी, और एक होती है प्यारे साथियों खर्च योग्य प्रति व्यक्ति आय। खर्च योग्य क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय। ये इतनी जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की अवधारणाएं कहलाती है। कौन कौन सी? जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, प्रति व्यक्ति आय है, खर्च योग्य प्रति व्यक्ति आय है। ये राष्ट्रीय आय की गणना की क्या है? अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं। मैंने आज एक अवधारणा पर आपसे चर्चा की, जीडीपी। जीडीपी का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं जो होती है उनको क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। इनके आंकड़े एनएसओ जारी करता है भारत में। बाकी सब पर कभी चर्चा आएगी तो फिर बातचीत करेंगे। अगला सवाल देखिए, इसी में जीडीपी में क्या सवाल आया, चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने जारी किए जून तिमाही के आंकड़े, यानी केंद्र सरकार की संस्था कौन है? एनएसओ है। ये एनएसओ जारी करता है। जीडीपी में 23.9% की बड़ी गिरावट आई है प्यारे साथियों। लेकिन कृषि सेक्टर जो है वो एकमात्र ऐसा सेक्टर भारत में रहा जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई। तो ध्यान से देखिए, कृषि क्षेत्र एकमात्र भारत में ऐसा है जिसने 2020-21 के आंकड़े में 3.4% की वृद्धि दर्ज की है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है, 3.4% की वृद्धि क्या की गई प्यारे साथियों? दर्ज की गई है इसमें। लेकिन इसके अलावा माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, फाइनेंशियल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें से ऐसा कोई सेक्टर नहीं है भारत में जिसमें जीडीपी में गिरावट नहीं आई है, यानी सब में गिरावट आई है। लेकिन कृषि सेक्टर में कितने प्रतिशत की वृद्धि? पिछले साल तो 3% थी, लेकिन उससे भी बढ़कर इस बार 3.4% की दर्ज की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अपने आप में चिंता का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब इसके अलावा अन्य देश जो है ना, उनमें भी गिरावट जरूर आई है। एक चीन है प्यारे साथियों, एक ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है, एक जर्मनी है। इनमें भी देख लो एक बार आप लोग, विश्व अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखकर भारत का मूल्यांकन करेंगे अपन। चीन ने अपनी इस तिमाही में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है प्यारे साथियों। क्या दर्ज की है? वृद्धि। ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने 20.4% की कमी की है, ठीक है, भारत के आसपास ही है। जर्मनी ने 10% की क्या की है? कमी की है। तो ये सब बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। चलिए अगली बात अपन करते हैं, देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये जीडीपी वाला, आप अच्छे से करिएगा। जब भी इकोनॉमिक्स का सवाल आएगा जिसकी कंसेप्ट क्लियर है, जिसमें बेहतरीन तैयारी करके उसके ही सवाल सही होते हैं।
ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? आरबीआई से, एनएसओ से, नीति आयोग से, एसबीआई से। तो इसका संबंध प्यारे साथियों आरबीआई से है। जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को लिक्विड बनाने के लिए या तरलता लाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या की गई है? इस ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वित्तीय बाजार जो है ना, वित्तीय बाजार, उस वित्तीय बाजार के तहत तरलता लाने के लिए, वित्तीय बाजार में तरलता लाने के लिए इस ऑपरेशन की क्या की है? शुरुआत की है। अब इसमें देखो, इस ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत क्या किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए जो ना, 20,000 करोड़ रुपए के, ठीक है, के द्वारा क्या किया जाएगा? एक ऑपरेशन तैयार किया जाएगा जिसका नाम है ओपन मार्केट, पहले ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? जो सरकारी प्रतिभूतियां है ना, यानी सरकारी जो खजाना है, सरकारी प्रतिभूतियां, जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, उनको खरीदा और बेचा जाएगा। खरीदा और क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियां हैं, यानी जो गवर्नमेंट की जो आय है या इनकम है या इनके पास जितने भी धन के साधन हैं, उनको खरीदा और क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। इसके तहत कितने करोड़ रुपए? 20,000 करोड़ रुपए का एक ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया जाएगा। उसी की एक पहल है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। किसने शुरू किया? ये आरबीआई ने। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों क्या है। अगला सवाल है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS की स्थापना किस वर्ष हुई? हाल ही में आप लोगों को मालूम है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी, और यह सवाल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि 8वीं बैठक हुई थी। कौन सी? 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। आपको बताना है अब इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, यानी पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें एक एशियाई शिखर सम्मेलन की एक परिषद है, उस परिषद की स्थापना प्यारे साथियों 2000 कब हुई? 5 में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 2000 क्या होगा? 5 होगा। हाल ही में 8वीं इसकी बैठक हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। इसके संबंध में और भी जानकारी सुन लीजिए। इसमें एक तो 10 आसियान के जो देश है ना, 10 कौन से देश? आसियान के देश, प्लस इसके साथ साथ और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? तो इसमें पहला आता है प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसमें भारत है। भारत के अलावा इसमें जापान है। जापान के अलावा इसमें चीन है। चीन के अलावा इसमें कोरिया है। ठीक है, कोरिया के अलावा इसमें न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के अलावा इसमें रूस है। रूस के अलावा इसमें अमेरिका है। ये इतने देश जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं? पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें 10 तो आसियान के देश हैं, प्लस अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, चीन और कोरिया क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। इतने देश मिलकर क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं ऐसा? इसका एकमात्र उद्देश्य एक तो क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। क्या करना? क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। कोई देश आपस में लड़े नहीं। एक तो क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, एक उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। एक इनकी समृद्धि के लिए हमेशा काम करना। ये क्या है? एकमात्र इस पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का उद्देश्य होता है। हाल ही में ये चर्चा में था, तो आपको याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 को की गई थी। इसके सदस्य देखिए 10 आसियान के देश प्लस अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, चीन और कोरिया है। उद्देश्य इसका क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि को स्थापित करना है। अब देखिए अगला, आपके सामने ये आसियान के जो 10 देश हैं वो मैंने लिख दिए। एक बार पहले भी दिखाया था आपको। लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, इसके साथ साथ सिंगापुर है, इधर मलेशिया है, इधर कंबोडिया है, इधर वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है और इंडोनेशिया है। ये जो 10 देश हैं ये कौन से देश हैं प्यारे साथियों? आसियान के देश हैं। आपको याद होना चाहिए, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई और फिलीपींस और वियतनाम। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कितने देश हैं इसके? 10 देश हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है आपके लिए। अच्छा सवाल है अगला भी। 29 अगस्त 2020 को आसियान की भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान आसियान भारत व्यापार परिषद की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस परिषद का सचिवालय कहां स्थित है?
मैंने लिखा है आसियान भारत आर्थिक मंत्री जो हैं उनकी बैठक हुई, जिसमें भारत की ओर से आप लोगों को पहले भी बता दिया मैंने कि किसने भाग लिया, ये सवाल आपसे मैंने पीछे पूछा था। ठीक है, पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने इसमें क्या किया था प्यारे साथियों, भाग लिया था। ठीक है, तो अब आपको दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि इसी बैठक में आसियान भारत व्यापार जो परिषद है ना, उस परिषद की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी दो आसियान देश प्लस भारत का आपस में व्यापार किस तरीके से होता है। तो आपको बताना है इस परिषद का सचिवालय कहां है, मलेशिया में है, वियतनाम में है, फिलीपींस में है, सिंगापुर में है। तो इसका एकदम सही जवाब प्यारे साथियों होगा मलेशिया। मलेशिया की जो राजधानी है या कुआलालंपुर जो है ना, वहां मलेशिया में कुआलालंपुर में इसका क्या है, सचिवालय स्थापित किया गया है। तो आसियान भारत व्यापार परिषद का सचिवालय कहां है, मलेशिया के कुआलालंपुर में है। तो इसके संबंध में भी 2-3 बातें याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है प्यारे साथियों वो 2003 में की गई। ठीक है, किसकी, परिषद की स्थापना 2003 में की गई। कहां की गई, कुआलालंपुर, यहां क्या की गई, 2003 में इस परिषद की स्थापना की गई। लेकिन इसके सचिवालय की स्थापना उस समय नहीं हुई थी। सचिवालय जो है ना प्यारे साथियों, उस सचिवालय की स्थापना की गई थी 2015 में। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा में है परिषद, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आसियान भारत व्यापार परिषद सचिवालय कहां है, मलेशिया में। और यहां ये जो परिषद है इसकी स्थापना 2003 में कुआलालंपुर में की गई थी, लेकिन इसका सचिवालय जो है वो कुआलालंपुर में ही है, मलेशिया में। लेकिन उसकी स्थापना 2015 को की गई है। तो इसके संबंध में भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, दोबारा से स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, यहां 2003 कुआलालंपुर जो सचिवालय है उसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, फाल्कन AWACS विमान का संबंध किस देश से है। हाल ही में भारत ने क्या किया, फाल्कन AWACS विमान खरीदने के बारे में विचार विमर्श किया है। तो आपको यह बताना है ये विमान जो है इसका संबंध कौन से देश से है, USA से है, चीन से है, फ्रांस से है, इजराइल से है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अभी नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। तो फाल्कन जो AWACS विमान का संबंध जो है वो USA से है या चीन से है या फ्रांस से है, इजराइल से। भारत ने हाल ही में इसके 2 नए AWACS विमान खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। क्यों कर रहा है, एक तो भारत और चीन, एक तो क्या, भारत और चीन के बीच में जिस तरीके का क्या है साथियों तनाव है, एक भारत और पाक के साथ भी लगातार तनाव बना हुआ है। इन दोनों देशों के साथ भारत का जो तनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, भारत यानी फाल्कन AWACS विमान खरीदने पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। और निश्चित तौर से भारत अभी हाल ही में 2 विमान खरीद लेगा। पहले से भारत के पास इस तरीके के 3 विमान मौजूद हैं, लेकिन 2 नए विमान खरीदेगा भारत। किससे खरीदेगा सर, ये इजराइल से खरीदेगा। कहां से खरीदेगा, इजराइल से खरीदेगा। सर इसकी लागत कितनी आएगी, इसकी लागत करीबन 73 अरब रुपए आएगी। कितनी, 73 अरब रुपए इसकी क्या आएगी, लागत आएगी प्यारे साथियों। कितने खरीदेगा, 2। पहले से कितने हैं भारत के पास, 3 इस तरीके के विमान हैं। अब देखिए इस AWACS की फुल फॉर्म भी बता देता हूं आपको, एयरबोर्न चेतावनी व नियंत्रण प्रणाली, ये इसका क्या है, फुल नेम है। यानी एयरबोर्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली जो है वो इसका फुल नाम है, फाल्कन AWS। ये इसमें लगा हुआ एक सिस्टम है जिसका नाम मैंने लिखा प्रणाली। ये इस विमान में लगा, फाल्कन विमान है, इसमें लगी हुई ये एक क्या है, नियंत्रण प्रणाली है। यानी ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है जिसे आसमान की आंख कहा जाता है। जिस प्रकार दूर से ही ये मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है, दूर से ही सभी प्रकार के खतरों को भांप सकता है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, आसमान की आंख कहा जाता है प्यारे साथियों। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आसमान जो है उस आसमान की आंख कहा जाता है। यह भी आप याद कर लीजिएगा। भारत के पास पहले से ही 2009-11 में, ये कब, 2009 और 11 में खरीदे हुए पहले से 3 जो हैं वो फाल्कन विमान भारत के पास पहले से हैं। तो शायद ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और भारत भी इस प्रकार का विमान बनाने की सोच रहा है जिसका नाम क्या है प्यारे साथियों, 3 नया है। क्या है, 3 नया
इस नया नाम के क्या कर रहा है, इस प्रकार के विमान बनाने की भारत क्या कर रहा है, सोच रहा है। और कौन तैयार कर रहा है इसे, पूर्णतः स्वदेशी तरीके से डीआरडीओ बना रहा है। क्या बना रहा है, डीआरडीओ बना रहा है। आपको एक दिन पहले मैं लास्ट में डीआरडीओ की स्थापना जब बता के गया था तो आप पीछे से कमेंट कर रहे थे, गलती से मैं उसमें शायद मैंने 1950 लिख दिया, ठीक है। 1950 नहीं, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और आपने जो बाद में कमेंट किया था वो आपने 59 का किया था, 59 भी नहीं है और 50 भी नहीं है। सही जवाब होगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कौन बना रहा है, नया नाम का भारतीय इस प्रकार का विमान बना रहा है। कौन तैयार कर रहा है इसे, डीआरडीओ तैयार कर रहा है। तो किस तरीके का होता है ये फाल्कन विमान, एक बार देख लीजिएगा। इसमें ये डिटेक्टिंग जो सिस्टम है वो यहां लगा होता है, ये एक सेंसर के तरीके से काम करता है। आसमान में सारी गतिविधियों पर ये फाल्कन विमान क्या रखता है, नजर रखता है। तो इस प्रकार का ये बहुत ही बेहतरीन विमान है। और आप लोगों को मालूम है जब हमने एयर स्ट्राइक किया था ना, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उस एयर स्ट्राइक में इस विमान ने भारत की बहुत ज्यादा क्या की थी, सहायता की थी। इसी वजह से भारत चीन के साथ अगर युद्ध होता है या पाकिस्तान के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस पर नजर बनाए रखने के लिए दोबारा से क्या कर रहा है, भारत नए विमानों को खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है, 2, करीबन 73 अरब रुपए की इस पर क्या आएगी, कॉस्टिंग आएगी। देखिए इसकी एक और फोटो देख लीजिए, आसमान में उड़ता है ये फाल्कन, इसके ऊपर लगा हुआ है ये सेंसरिंग जो सिस्टम है वो यहां लगा हुआ है। इस सिस्टम से ये पूरे आसमान पर क्या रखता है प्यारे साथियों, नजर बनाए रखता है। देख लीजिएगा अब इजराइल जो देश है काफी चर्चा में रहता है हमेशा, और इजराइल के साथ भारत भी अपने मधुर संबंध बनाने में कुछ हद तक क्या हुआ है, सफल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इजराइल से हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। जिस समय मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे उस समय भी वो इजराइल के दौरे पर जाते थे और उन्होंने इजराइल की हमेशा तारीफ की है। ये इजराइल है प्यारे साथियों, ये मैं हमेशा आपको बताता हूं, वो गाजा पट्टी है, ये वाला जो क्षेत्र है ये गाजा पट्टी है, मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर से टच होती है। और इधर जो वेस्ट बैंक का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है वो वेस्ट बैंक यहां पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा देश जो है वो आपका क्या है, इजराइल है। और यहां जो यरूशलेम आपको बताई जाती है वो यरूशलेम इसके किनारे यहां है, जिसको अमेरिका ने क्या दिया, मान्यता दी है यहां की राजधानी को। तो ये सब यहां से लेकर यहां तक, पहले दुनिया के नक्शे में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, लेकिन आज देखिए उसकी सीमाएं कहां से कहां तक फैल चुकी है। ये पूरा का पूरा जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, इजराइल के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन, हाल ही में कौन सा नॉर्डिक देश सांप्रदायिक हिंसा के कारण चर्चा में आया है। तो देखिए प्यारे साथियों, मैंने जिस समय सवाल बनाया था उस समय तो एक ही देश चर्चा में थे, लेकिन आज वर्तमान जब हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन पर, उस समय ऐसे 2 देश इस ऑप्शन में हैं जिन पर क्या हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा के कारण ये दोनों देश हाल ही में चर्चा में है। तो सबसे पहले इसका सही जवाब जो था ना वो था स्वीडन। स्वीडन में क्या हुआ प्यारे साथियों, पिछले दिनों एक इस्लाम विरोधी लोगों ने क्या कर दिया, यहां इनके धार्मिक जो ग्रंथ है, क्या है, इनके धार्मिक ग्रंथ जो कुरान है, ठीक है, उस धार्मिक ग्रंथ कुरान की क्या कर दी गई, एक प्रति को जला दिया गया। यहां जलाने के बाद यहां क्या हुआ प्यारे साथियों, हिंसा भड़क उठी और इस हिंसा के कारण ही स्वीडन देश जो है वो क्या है, चर्चा में आया। इस स्वीडन के बाद ये अग्नि जलती जलती प्यारे साथियों कहां पहुंच गई, नॉर्वे पहुंच गई। तो आपको ये याद रखना है, ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है। तो अब एक देश मैंने लिखा है नॉर्डिक देश। सर ये नॉर्डिक देश कौन से होते हैं, एक हमने सुना है स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो इन दोनों के संबंध में भी सुन लीजिएगा। अगर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम सुना है तो उसमें तो 3 ही देश आते हैं, एक तो आता है स्वीडन, एक आता है प्यारे साथियों नॉर्वे, और एक आता है डेनमार्क। क्या आता है, डेनमार्क। ये 3 जो देश हैं, इन 3 देशों को तो कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को। इसके साथ साथ यदि मैं जोड़ देता हूं फिनलैंड को, किसको जोड़ देता हूं, एक तो जोड़ दिया फिनलैंड को, एक जोड़ आइसलैंड को, ठीक है, आइसलैंड को। अगर इन 2 को और जोड़ देता हूं इसके साथ साथ, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, इन सबको मिलाकर जो देश बनते हैं उन देशों को कहा जाता है नॉर्डिक देश। क्या कहा जाता है, उसे नॉर्डिक देश का दर्जा प्राप्त है। तो दोबारा सुन लीजिए, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। अगर उसके साथ फिनलैंड और आइसलैंड मिल जाते हैं तो उसे नॉर्डिक देश कहा जाता है। हाल ही में यहां धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाए जाने के कारण क्या हो गया, हिंसा भड़क उठी है, और यह हिंसा की ज्वाला पहले स्वीडन में फैली और स्वीडन के बाद ये अब कहां पहुंच गई है, नॉर्वे में पहुंच गई है। प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, क्यों फैला, क्योंकि यहां एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति क्या करता है, उसने यहां विभिन्न प्रकार के
जो इस्लाम विरोधी काम है वो किए हैं और इस्लाम का बहुत ही ज्यादा विरोध यहां होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये ध्यान रखना है। और स्वीडन वो देश है जहां दुनिया की जितनी आप ऐशो आराम की कल्पनाएं कर सकते हो उतनी कम है, यानी आपकी जरूरत की सारी चीजें इन देशों में मिलेगी। इनका जीवन स्तर बहुत बेहतरीन है, इनकी राष्ट्रीय आय भी बहुत ज्यादा है। आपको जिन जिन चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जिनके लिए आपका दैनिक जीवन का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा होता है, वो सारी वस्तुएं इस देश में मौजूद है। यानी इनका रहन सहन यानी दैनिक जो स्तर है इनका बहुत ऊंचा है। इसी वजह से यहां ऐसी घटनाएं होनी जो है वो विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि ये एकदम शांत देश माने जाते हैं। इन देशों में कोई भी सूचकांक आए, इनमें ये जो नॉर्डिक देश होते हैं इनका प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन इस प्रकार की हिंसा के कारण विश्व को चिंता में इन्होंने डाल दिया है। तो देखिए इस प्रकार के आगजनी के प्रदर्शन यहां किए जा रहे हैं डेनमार्क में। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के भयंकर जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। ये देख लीजिएगा आप आपके सामने, यहां एक जगह है मालमोस, यानी कौन सी जगह है यहां लिख देता हूं मैं। यहां एक जगह है जिसका नाम है माल्मो। कौन सी जगह है? माल्मो। माल्मो एक शहर है इसका, स्वीडन का। माल्मो जो शहर है वो नीचे नीचे देखो, दक्षिणी जो स्वीडन है यहां है माल्मो। इस माल्मो में ये क्या हुआ है प्यारे साथियों? सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक क्या हुए हैं? दंगे हुए हैं। तो इस वजह से ये क्या आया है? चर्चा में आया। माल्मो इस प्रकार का नक्शा आपके सामने है इसका, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। स्टॉकहोम जो है वहां इस प्रकार के प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी है वो स्टॉकहोम है। आपको नजर आ रही होगी ये वाली स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की क्या है प्यारे साथियों? राजधानी है। जो हमेशा विश्व के कोई सम्मेलन हो, चाहे उनको लेकर स्टॉकहोम सम्मेलन हो, इन सब सम्मेलनों को लेकर ये स्टॉकहोम हमेशा क्या रहता है? चर्चा में रहता है। जिस व्यक्ति ने ये दंगे कराए उनका नाम है रामसूस पालुदान। रामसूस क्या नाम है? पालुदान है। इनकी एक राजनीतिक पार्टी चलती है डेनमार्क में। बोले सर डेनमार्क से कैसे पहुंच गए? तो यहां से सुनिएगा, नीचे ही डेनमार्क है और डेनमार्क आने से मुख्य जो रास्ता है वो इस माल्मो से होकर गुजरता है। इस वजह से ये यहां ज्यादा विवाद करवा रहा है। रामसूस पालुदान जो है वो कहां के हैं सर? ये डेनमार्क के हैं प्यारे साथियों। तो सर ये यहां अपना प्रभुत्व रखते हैं? हाँ जरूर रखते हैं, यहां अपना प्रभुत्व रखते हैं। और यहां हमेशा ये इस्लाम विरोध के कारण जाने जाते हैं। किसके विरोध के कारण? इस्लाम का विरोध करने के लिए ये जाने जाते हैं। और डेनमार्क में इनकी एक राजनीतिक पार्टी है, इनका नाम रामसूस पालुदान है। इनका हाथ मुख्यतः इस घटना में बताया जा रहा है कुरान जलाने में। तो ये यूरोपीय देश है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, यूरोपीय क्या है? देश है। और इसके ठीक नीचे ही क्या पड़ता है प्यारे साथियों? डेनमार्क पड़ता है। तो यहां से ये जो माल्मो है ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच में एक पॉइंट है जहां से दोनों जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये क्या करता है? इस प्रकार का काम करवाने का काम करता है। अगला देखिए, थारू जनजाति का संबंध किस से है? उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, बिहार से है, या उपरोक्त सभी से? आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग जिसको कहते हो मन की बात, क्या कहते हो उसे? मन की बात। उस मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने प्यारे साथियों क्या किया? हाल ही में इस थारू जनजाति का जिक्र किया था। मन की बात में इस थारू जनजाति का एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है, ठीक है। उस त्योहार का नाम है बरना त्योहार। क्या है? बरना त्योहार। उस बरना त्योहार का जिक्र करते हुए क्या कहा था कि ये लोग जो है वो एक तरीके से प्रतिवर्ष 60 दिन के लॉकडाउन का क्या करते हैं? पालन करते हैं। 60 दिन के लॉकडाउन का क्या करते हैं प्यारे साथियों? पालन करते हैं। कौन? ये थारू जनजाति के लोग। थारू जनजाति भारतीय जो संविधान है उसमें किस में रखे गए हैं? अनुसूचित जनजाति में रखे गए हैं। यानी अनुसूचित जनजाति जो है उसमें इनको क्या किया गया है? रखा गया है प्यारे साथियों। अनुसूचित जनजाति यानी प्यारे साथियों एसटी में इनको रखा गया है। थारू जनजाति, इनका संबंध जो है ना वो प्यारे साथियों, एक तो दक्षिणी नेपाल जो है ना, दक्षिणी नेपाल में ये थारू जनजाति पाई जाती है। इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में पाई जाती है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बिहार का जो चंपारण जिला है ना, कौन सा जिला प्यारे साथियों? चंपारण जिला। उस चंपारण जिले का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की और उसमें कहा कि ये जो बरना त्योहार है इन लोगों का, इस बरना त्योहार पर ये हर वर्ष 60 दिन के लॉकडाउन का पालन करते हैं। ये जनजाति पेड़ पौधों पक्षियों को बचाने के लिए जानी जाती है। इस बरना त्योहार पर 60
दिन तक ये आपस में किसी के घर नहीं जाते हैं, यानी बाहर तक नहीं निकलते हैं 60 दिन तक। ये लोग क्यों नहीं निकलते हैं, उसका कारण है यह है कि ये कहते हैं इस समय, ये कब मनाया जाता है, ये श्रावण मास में मनाया जाता है प्यारे साथियों। कब? श्रावण माह में इनका ये बरना त्योहार आता है। और ये श्रावण के इन 60 दिनों में, यानी 30 दिन तो श्रावण के और 30 दिन और, इनमें ये क्या करते हैं कि इस त्योहार को जब मनाते हैं तो लगातार ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये वही समय है जिस समय पेड़ पौधे अपनी नई प्रजातियों को जन्म देते हैं और उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी समय होती है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो इन पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो एक तरीके से ये जनजाति प्रकृति प्रेमी मानी जाती है, प्रकृति से बहुत ज्यादा ये लोग प्रेम करते हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने इनकी क्या की है, अपने मन की बात में बिहार के चंपारण की जो थारू जनजाति के लोग हैं और उनका जो त्योहार बरना है उसकी चर्चा मन की बात में की है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए अगला रिवीजन की पहली स्लाइड आपके लिए है। 11वां सवाल है, मई 2020 में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किस नाम से गिलोय रोपण अभियान शुरू किया? चिकित्सा मंत्री ने क्या किया? गिलोय रोपण अभियान शुरू किया। उसका नाम क्या रखा? अमृता, सुगंधित, सलीला, निर्मला। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों अमृता। अमृता नाम के गिलोय रोपण अभियान की क्या की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें राजस्थान जो है ना, राजस्थान राज्य औषध पादप मंडल जो है ना, उस पादप मंडल ने क्या किया है, इसका नेतृत्व किया है। और यह कहा जा रहा है कि 4 माह के अंतर्गत हम 1.5 लाख गिलोय के पौधे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो इसका सही जवाब होगा अमृता। चलिए अगला सवाल देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव से उभारने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का क्या किया गया, गठन किया गया है प्यारे साथियों। अब देखिए कोविड-19 के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, वहां राज्य पर भी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन उस पर बातचीत करने के लिए, उसके सुधार पर चर्चा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, यानी गोविंद शर्मा को, अरविंद मायाराम को, निरंजन शर्मा को, अभय कुमार को। ये अरविंद जो मायाराम है प्यारे साथियों, ये हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उनके आर्थिक सलाहकार हैं। क्या है? आर्थिक सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार। इनके नेतृत्व में ही इस टास्क फोर्स का क्या किया गया, गठन किया गया। अरविंद मायाराम के नेतृत्व या अध्यक्षता में सीएम ने क्या कर दिया, आर्थिक जो सलाहकार उनके अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कर दिया। ये अरविंद शर्मा जो है ये इनके निजी क्या है, सलाहकार हैं प्यारे साथियों, निजी सलाहकार हैं। यानी ये निजी सलाह जो है वो किससे लेते हैं, गोविंद शर्मा से, और आर्थिक मामलों में किससे सलाह करते हैं, ये अरविंद मायाराम जी से सलाह करते हैं। कौन? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। उनके नेतृत्व में इस अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव बुरे पड़े उनसे उभारने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मई 2020 में मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के किस सम्मान से सम्मानित राजस्थान के मूल सैनिकों को राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने मई 2020 में घोषणा की कि इस सम्मान से सम्मानित जो हमारे सशस्त्र बल के जो सैनिक हैं उनको हम रोडवेज बसों में मुफ्त सेवा देंगे, कहीं भी जाओ चाहे वो कौन से पदक से विजित होने चाहिए, परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से, शौर्य चक्र से या वीर चक्र से। तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों शौर्य चक्र। शौर्य चक्र विजेता जो सशस्त्र बल के सैनिक हमारे यहाँ राजस्थान के हैं उनको हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, फ्री में रोडवेज बस में क्या देंगे, सुविधा प्रदान करेंगे। शौर्य चक्र से विजेता चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको क्या किया जाएगा, रोडवेज बसों में मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान गौ सेवा के लिए अलग से निदेशालय स्थापित करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बन गया? राजस्थान गौ सेवा के लिए अलग से निदेशालय स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब होगा पहला राज्य है राजस्थान, जिसने राजस्थान में गौ सेवा के लिए अलग से क्या किया है, निदेशालय की स्थापना की है प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना है राजस्थान में गौ सेवा के लिए निदेशालय स्थापित करने वाला एकमात्र देश का राज्य जो है वो कौन सा है, राजस्थान है। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। चंबल अभ्यारण्य को अभी हाल ही में चर्चा में था, चंबल अभ्यारण्य को हाल ही में केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, एकदम सही जवाब है। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। हाल ही में ताजा ही आपने पढ़े हैं इस अभ्यारण्य के बारे में तो जानकारी होगी। ये अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण यहाँ
रिसोर्ट, होटल या अन्य आवासीय गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। तो इसका सही जवाब प्यारे साथियों क्या होगा? असत्य कथन आपसे पूछा गया, तो इसमें असत्य कथन है वो सी है। यह अभ्यारण्य राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में, लेकिन गुजरात में नहीं है। गुजरात की जगह यहां क्या आएगा प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह है अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है उसके ट्राई जंक्शन पर क्या है? स्थित है, यानी तीनों स्टेट में फैला हुआ है ये चंबल अभ्यारण्य। और हाल ही में क्या किया, इसे केंद्र सरकार ने क्या घोषित कर दिया है प्यारे साथियों? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद क्या होगा? अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधि नहीं होगी, ना यहां किसी प्रकार का रिसोर्ट या होटल बनाया जा सकेगा। यानी मानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर यह क्या है? स्थित है। और इसमें एक तो गांगे डॉल्फिन और एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो है ना वो घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियालों की बहुत सारी प्रजाति यहां पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए, अभ्यास प्रश्न आज का है, एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? गणित से है, राजनीति विज्ञान से है, भूगोल से है, इंजीनियरिंग से? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना, कल इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जल और जलवायु, जैव विविधता, जलवायु कार्यवाही, इट्स टाइम। इनमें से सही जवाब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखिए, अभ्यास प्रश्न इसी में, उत्तराखंड ने मार्च 2020 में किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? देहरादून को, नैनीताल को, गैरसैंण को, हरिद्वार को? इसका सही जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब मैंने शायद आपको पहले क्लास में बता दिया है, 30 अगस्त को होगा। पिछले सवाल भी आज आपको हल करवा रहा हूं, 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, आपके यहां पूछा गया असुमेलित क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए, एकदम सही है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए, एकदम सही है। और फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उसकी राशि भी 15 लाख रुपए अब कर दी है, एकदम सही है। तो ध्यानचंद पुरस्कार है प्यारे साथियों, ये असत्य है। क्या है? असत्य, क्योंकि इसकी राशि को अब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपको इसके संबंध में असत्य कथन मैंने पूछा था, असुमेलित है। तो असुमेलित ये ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसमें अब राशि कितनी कर दी गई है प्यारे साथियों? 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में झांसी जिला जो है ना, यहाँ क्या है? झांसी जिला, वहां स्थित है। और हाल ही में इसके एक भवन का और प्रशासनिक जो भवन है उसका उद्घाटन और एक महाविद्यालय यहां बनाया गया है। उस महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसको लेकर ये क्या आया है? चर्चा में आया है। तो आपको इसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। एक मैंने पूछा था, डीजी एनसीसी ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया? एनसीसी जो कैडेट हैं उनके लिए राजनाथ सिंह जी ने इस प्रकार के ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया। तो आपको ये सारे अभ्यास प्रश्न जो है वो मैंने बता दिए प्यारे साथियों। अब कल मैंने जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए थे उनके भी जवाब सुन लीजिए। उसमें पहला अभ्यास प्रश्न था, उसका सही जवाब होगा आपका बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। और एक होगा अजमेर। आप सवाल को देख लीजिएगा, मैं सवालों के हल आपको बता देता हूं। दूसरा जो सवाल आपसे मैंने पूछा था, WHO में किसे कार्यकारी नियुक्त किया गया? तो वो होगा आपका हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी होगा प्यारे साथियों। तीसरा जो हमारा सवाल था उसमें नई राजधानी किसने बनाई है? तो वो नई राजधानी जो बनाई गई है वो तोमन है प्यारे साथियों। क्या है? तोमन नई राजधानी बनाई गई है हाल ही में। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा सवाल हमारा जो था वो था चैंपियन पोर्टल के संबंध में। चैंपियन पोर्टल, चैंपियन जो पोर्टल है ना प्यारे साथियों, वो चैंपियन पोर्टल MSE विभाग ने क्या किया है? MSME, उस विभाग ने इसे तैयार किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जो लघु उद्योग है या छोटे मोटे उद्योग है उन उद्योगों को क्या देना है? बढ़ावा देना है। तो कल के जो अभ्यास प्रश्न थे उसमें पहले अभ्यास प्रश्न का जवाब होगा बीकानेर और अजमेर। आप सवाल देख लीजिएगा। दूसरे का होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरे का होगा तोमन और चौथे का होगा चैंपियन पोर्ट। ठीक है, चैंपियन पोर्टल। तो ये चैंपियन पोर्टल किसने लॉन्च किया? MSE विभाग ने किया। और इसका उद्देश्य जो छोटे छोटे लघु उद्योग है ना, उन लघु उद्योगों को क्या देना है? बढ़ावा देना है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो आपको मैंने सभी अभ्यास प्रश्न, शायद 4 प्रश्न आपके पीछे के छूटे हुए हैं, बाकी सारे अभ्यास प्रश्न आज मैंने आपको बता दिए। आज जो अभ्यास प्रश्न बताएं उनका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें। अगली क्लास में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ
एक बेहतरीन क्लास के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप सब इन क्लासों का आनंद लेते रहिए और आपके लिए क्या नया किया जा सकता है, क्या कुछ और नई बातें हम इस क्लास में ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए। जितना समय मिल पाता है उस समय में हमारी जो बातें होती है उनको करते हैं अपन। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद।